जय हिंद विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए एमपीपीएससी प्री के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए इस दूसरे वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम और अधिक प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस देश को हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? हम जानते हैं विद्यार्थियों, हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग हैं, जो अमेरिकी सिटीजन कहलाते हैं। और साथ ही उन्होंने भारत में आकर जब हरित क्रांति की थी तो इसके लिए उन्होंने जिन बीजों को चुना था, ख़ासतौर से गेहूं के बीजों को, वो मेक्सिको से लेकर आए थे। इसीलिए और गेहूं के क्षेत्र में ही, गेहूं और धान चावल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्रांति आई थी हरित क्रांति के अंतर्गत, या दूसरे शब्दों में कहें सबसे ज़्यादा उत्पादन इसी से हुआ था। आज जिस गेहूं का प्रयोग हम कर रहे हैं वो गेहूं मेक्सिको की देन है। तो पहले भारत में गेहूं की ये फसल नहीं हुआ करती थी, और जब से ये गेहूं भारत में आया तब से भारत की बहुत हद तक एक प्रकार से जो भूख है उसको शांत किया गया। जिस अनाज के द्वारा वो यही गेहूं था जो मेक्सिको से लेकर आया गया था। इसलिए मेक्सिको जन्मदाता है हरित क्रांति का देश के रूप में। लेकिन अगर व्यक्ति के रूप में कहते हैं तो हम नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। भारत में नॉर्मन बोरलॉग ने हमारे एम.एस. स्वामीनाथन के साथ मिलकर इस क्रांति को आगे बढ़ाया था। इसलिए हरित क्रांति का भारतीय जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं, और हरित क्रांति का जनक राष्ट्र मेक्सिको है, क्योंकि वहीं के गेहूं के बीजों का प्रयोग हमने किया था इस क्रांति के लिए। इस प्रकार विद्यार्थियों इसका सही आंसर है मेक्सिको। अगला प्रश्न है, रिक्टर पैमाने द्वारा मापन में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? रिक्टर पैमाने से हम जानते हैं भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को जब रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है तो उस समय तीन चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। तरंगों के आयाम मीन्स एम्पलीट्यूड तरंगों के जो होते हैं, ये एम्पलीट्यूड जितने ज़्यादा होंगे रिक्टर पैमाने पर भूकंप उतना ही तीव्र होगा, खतरनाक होगा। तो आयाम से रिक्टर पैमाने की तीव्रता निकाली जाती है। साथ में आयाम और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। आयाम जितने अधिक होंगे तरंगों के, ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। तो इसलिए आयाम और ऊर्जा एक दूसरे के समानुपाती हैं, और ऊर्जा के समानुपाती होती है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। इसलिए तरंग के आयाम यानी एम्पलीट्यूड, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, और ऊर्जा यानी एनर्जी, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। त्वरण यानी एक्सेलरेशन, इसका कोई रोल नहीं है रिक्टर पैमाने पर। इसलिए दूसरे प्रश्न का सही आंसर है त्वरण। क्लियर होगा विद्यार्थियों? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन जैविक अपक्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है? जैविक अपक्षय मीन्स वेदरिंग, और वेदरिंग होती किससे है विद्यार्थियों? वेदरिंग के लिए मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर अगर कोई हैं तो वो हैं एनिमल्स के साथ फंगाई के अलावा सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें बैक्टीरिया इत्यादि कहते हैं, ये मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। तो इसमें चूहा, केंचुआ, पक्षी, ये सभी वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? वेदरिंग जिसको हिंदी में कहते हैं अपक्षय, अर्थात इसमें विभिन्न प्रकार के जो बायोलॉजिकल रीजन्स हैं उनमें ऐसा परिवर्तन जो सकारात्मक हो, जैसे मिट्टी को नीचे से ऊपर ले आना, मिट्टी के अंदर सरंध्र क्षमता यानी उसमें हवा, नमी आसानी से जा सके, पानी ठहर सके, ये सब गतिविधियों को पॉजिटिव तरीके से बढ़ाने वाले जो फैक्टर होते हैं वो वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो वेदरिंग चूहा, केंचुआ और पक्षी तीनों करते हैं। क्या मनुष्य नहीं करता? मनुष्य भी करता है, इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट रूप से नहीं। इसीलिए अगर इन तीनों में आंसर पूछा जाएगा तो आंसर इसका होगा मनुष्य, क्योंकि मनुष्य डायरेक्ट रूप से ये काम नहीं करता विद्यार्थियों। इसलिए इसका आंसर है मनुष्य। ये इनडायरेक्ट रूप से रिस्पॉन्सिबल है जैविक अपक्षय के लिए, डायरेक्ट रूप से नहीं। वैसे भी कहा जाता है कि नेचर को इस दुनिया में अगर किसी एक प्राणी की आवश्यकता नहीं है तो वो है इंसान। मनुष्य की कोई ज़रूरत नहीं है नेचर को। नेचर बहुत अच्छे से फल फूल सकती है, लेकिन यही एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी
नेचर को डैमेज कर सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें यही वो प्राणी है जो नेचर को डैमेज करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि जितना भी नुकसान मनुष्य ने नेचर को पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। इस प्रकार नेचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग के लिए, तो उसमें चूहा, केंचुआ और पक्षी, ये तीनों हैं। मनुष्य इनडायरेक्ट रूप से है, डायरेक्ट रूप से नहीं। तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परियोजनाएं और नदियां हैं, इनका सही जोड़ी बनानी है, सुमेलित करना है इनको। तो आपके सामने नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। इडुक्की पेरियार केरल में है, बिल्कुल सही है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में, सही है। और थीन डैम परियोजना जो है ये व्यास पर न होकर रावी नदी पर है, इसलिए विद्यार्थियों यही आंसर गलत है। तो हमें बताना है कि गलत जोड़ा कौन सा है, तो ये वाला जोड़ा गलत है, बाकी तीनों के तीनों जोड़े सही हैं। तो ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो ये सही जोड़ियां बनानी है विद्यार्थियों। परियोजनाएं आपको याद करनी पड़ेंगी, तो आपने याद कीजिएगा। ये अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, थीन डैम व्यास पर है या रावी पर है, तो ये रावी नदी पर है, ना कि व्यास नदी पर। आइए अगली बात करते हैं हम अगले प्रश्नों में। निम्न पर्वत चोटियों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में अरेंज कीजिए। विद्यार्थियों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि पूर्व से पश्चिम में अगर आपको पर्वत चोटियों को अरेंज करना है, पूर्व से पश्चिम यानी अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे हिमालय पर्वत पर, तो कैसी स्थिति बनेगी? माउंट एवरेस्ट, नागा पर्वत, धौलागिरी, नामचा बारवा। तो देखिए, नामचा बारवा हिमालय का सबसे पूर्वी सिरा है, तो सबसे पूर्वी सिरे पर नामचा बारवा आएगा। नामचा बारवा सबसे पूर्वी पे है, तो सबसे नंबर 1 पर हम इसको लिखेंगे, 4 नंबर पर। इसके बाद फिर आता है नामचा बारवा के बाद अब नागा पर्वत, हम जानते हैं ये कहाँ है, पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो इसका मतलब ये आएगा पश्चिम में। हिमालय के पश्चिम में पड़ेगा नागा पर्वत, तो पूर्व में आएगा नामचा बारवा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आना चाहिए नामचा बारवा और लास्ट में आना चाहिए नागा पर्वत, तो सही आंसर है इसका सी। अब बाकी के दोनों कहाँ हैं, तो बाकी दोनों देखिए आप। अब आता है माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी। नेपाल के पूर्व में तिब्बत के बॉर्डर पर, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर आता है माउंट एवरेस्ट, और नेपाल के पश्चिम में आता है नागा, ये वाला पर्वत आपका धौलागिरी। धौलागिरी नेपाल के पश्चिम में है और माउंट एवरेस्ट नेपाल के पूर्व में है। तो हम चूंकि पूर्व से अरेंज कर रहे हैं, तो पहले आना चाहिए माउंट एवरेस्ट, देन आना चाहिए धौलागिरी। तो सबसे पहले पूर्व में नामचा बारवा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद धौलागिरी, और सबसे पश्चिम में है नागा पर्वत, या जिसे नंगा पर्वत भी कह देते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों सही क्रम है सी, 4 1 3 2। नेक्स्ट है, निम्न पर्वत चोटियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊपर से नीचे व्यवस्थित करना है। तो विद्यार्थियों, ऊपर से नीचे के क्रम में अगर आप जम्मू कश्मीर को थोड़ा सा मैप बनाएं, मैप पर जम्मू कश्मीर जब आप बनाएंगे मैप पर विद्यार्थियों, तो आप देखेंगे सबसे ऊपर जो चोटी है, सबसे ऊपर की चोटी को मैं ऐसे दिखाऊंगा आपको, ये। इसके बाद फिर एक और अगली चोटी, ऐसा, और अगली चोटी ये, और फिर इसके बाद नीचे चौथी चोटी। इन 4 चोटियों पर अगर आप जाएं तो आप क्या पाएंगे? सबसे ऊपर है काराकोरम, ये सबसे ऊपर काराकोरम। काराकोरम के जस्ट नीचे लद्दाख है, और लद्दाख के नीचे जास्कर है, जास्कर के नीचे पीर पांजाल है। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि ये तीनों ही चोटियाँ, काराकोरम, लद्दाख और ये काराकोरम है सबसे ऊपर, काराकोरम, देन ये लद्दाख है, लद्दाख, और उसके बाद जास्कर। ये तीनों ही ट्रांस हिमालय का पार्ट हैं। और इसके बाद फिर नीचे आता है ग्रेटर हिमालय।
तो ग्रेटर हिमालय की शुरुआत होती है नागा पर्वत से। ये है ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय चौथे नंबर पर नागा पर्वत है। ये यहीं पर है नागा या नंगा पर्वत। ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत आते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और इधर कैलाश पर्वत, इधर साइड में जो कैलाश पर्वत है। तो 4 पर्वत आते हैं ट्रांस हिमालय में। 5वां पर्वत नीचे ग्रेटर हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग है नागा पर्वत, जो पीओके में आता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। इसके जस्ट नीचे है फिर पीर पंजाल, लेसर हिमालय या मध्य हिमालय का पार्ट है। तो ये जो है ये वाला भाग, इसको कहेंगे पीर पंजाल। पीर पंजाल ये आ गया मध्य हिमालय का पार्ट। इस तरह से विद्यार्थियों आपको हिमालय ऊपर से नीचे तक बिल्कुल क्रम से याद होना चाहिए। ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर यहाँ सिंध नदी बहती है और इस तरह से ये आगे पाकिस्तान में चली जाती है। तो सिंधु नदी को कभी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है किन 2 पर्वतों के बीच से गुजरती है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर गुजरती है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप आंसर लगा सकते हो। उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ऊपर कौन हुआ? नंबर 1 काराकोरम, देन लद्दाख, देन जास्कर और लास्ट में पीर पंजाल। ये है सही आंसर। तो सही आंसर अब आप देख लीजिए कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहले लद्दाख, 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4, 3 आंसर होगा बी। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी तटीय नदी नहीं है? तटीय नदी नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि तट तक पहुंचती ही नहीं है विद्यार्थियों। तट तक यानी कोस्टल एरिया तक नहीं पहुंच रही है। तो ये 4 नदियां आपको दी गई हैं, तो आपको समझना होगा कौन सी नदी तट पर पहुंचती है। तो पेरियार नदी, ये वो नदी है जो केरल में बहती है और आगे चलकर कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। दूसरी है कावेरी। कावेरी नदी ये तमिलनाडु से होती हुई, कर्नाटका और तमिलनाडु से होती हुई चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। बैगई आंध्र प्रदेश में, आगे आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और पंबा केरल में बहती है, लेकिन ये बेम्बनाथ झील में गिर जाती है, यानी कोस्टल एरिया तक पहुंचती नहीं है। इसलिए सही आंसर होगा पंबा। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कोपेन के अनुसार कौन सा जलवायु प्रदेश पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। कई बार कोपेन के जलवायु प्रदेश पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। तो चूंकि कोपेन के जलवायु प्रदेशों को जो उन्होंने कैटेगराइज किया है विभिन्न अंग्रेजी के अक्षरों से, कैपिटल अक्षर, स्मॉल अक्षर, तो ऐसे करके उन्होंने उनके लिए एक सूत्र टाइप के बनाए हैं। तो उन पर तो अभी हम चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि उस पर एक बड़ा लेक्चर की ज़रूरत होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये समझ लें कि टुंड्रा जलवायु जो होती है ये पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर पाई जाती है। टुंड्रा और टैगा में फ़र्क क्या है? टुंड्रा जलवायु और टैगा जलवायु, टैगा मतलब 20 डिग्री अक्षांश से 70 डिग्री अक्षांश के बीच में पृथ्वी के बहुत अधिक ठंडे भागों में, टेरेस्ट्रियल भागों में पाई जाने वाली जलवायु। और टुंड्रा ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जलवायु है, लगभग ध्रुवों से थोड़ा सा नीचे, वो टुंड्रा जलवायु के नाम से जानी जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए टुंड्रा और ध्रुवीय जलवायु भारत में मिलेगी क्या, तो ये लक्षण केवल पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पर्वतों के ऊपर। पर्वतों के ऊपर की जलवायु और उच्च अक्षांशों की, पृथ्वी के उच्च अक्षांशों की जलवायु एक जैसी होती है। तो भारत में उत्तराखंड के जो पर्वत हैं, चूंकि उत्तराखंड के पर्वत जहाँ हैं, चूंकि वो अक्षांश में अधिक ऊंचाई पर नहीं है, वो नीचे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के पर्वत अक्षांश में ऊंचाई पर हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर के पर्वतों पर ठंडक आपको ज़्यादा मिलेगी क्योंकि वो उच्च अक्षांशों पर हैं, इसलिए वहाँ ध्रुवीय प्रकार की जलवायु मिलेगी। तो जम्मू कश्मीर के पर्वतों पर ध्रुवीय प्रकार की और उत्तराखंड के पर्वतों पर टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो याद रखेंगे दोनों में फ़र्क क्या हुआ? टुंड्रा और ध्रुवीय जलवायु लगभग एक जैसी है, बस अंतर इतना है, ध्रुवीय जलवायु कह दिया इसका मतलब मोस्ट हाईली लैटिट्यूडनल पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो हाईली लैटिट्यूडनल की बात कर रहे हैं तो नेचुरल है, भारत में वो चीज़ जम्मू कश्मीर में है और उसके नीचे उत्तराखंड है, इसलिए उत्तराखंड में टुंड्रा टाइप और ऊपर जम्मू कश्मीर में पोलर टाइप,
इस प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलेगी। रही बात अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, ये भारत में, दक्षिण भारत में पाई जाती है, एक छोटे से भाग में जहाँ स्टेपी घास मिलती है। ये भाग अगर भारत में हम कल्पना करें तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ये वो वाले भाग हैं जहाँ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और थोड़ा सा आप तेलंगाना का भाग ले लें, इस जगह पर अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु पाई जाती है। और अगला है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार, ये गंगा के मैदान में जहाँ पर कैसा ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रही है लेकिन मानसून वहाँ पर पहुँचता है, ये उस भाग की बात हो रही है। तो इस प्रकार ये चारों जलवायु भारत में पाई जाती हैं। निम्न में से कौन सा एक लैगून झील नहीं है? विद्यार्थियों, आपके सामने 4 झील दी गई हैं, चिल्का, अष्टमुदी, बेम्बनाद और हुसैन सागर। चिल्का झील जो कि उड़ीसा के तट पर स्थित है, लैगून झील है। लैगून झील किसे कहते हैं? वे सारी झीलें जो तट पर समुद्र द्वारा लाए गए तलछटों के जमा करने से एक बांध जैसा बन जाता है और कुछ पानी समुद्र का उस तलछट के पीछे इकट्ठा होता चला जाता है। एक दीर्घ काल में, एक लॉन्ग टाइम में वही तलछट बांध का काम करते हैं और समुद्र से उस पानी को अलग कर देते हैं, उसे कहा जाता है लैगून झील। तो वो लैगून झील, चिल्का लैगून झील है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है। तो ये चिल्का के बारे में कुछ भी आए इन तीनों में से तो उसका आंसर चिल्का। अष्टमुदी केरल में स्थित है, लैगून झील है। बेम्बनाद ये केरल में स्थित है और भारत की सबसे लंबी लैगून झील है, लगभग 190 किलोमीटर लंबी है। हुसैन सागर ये झील, ये हुसैन सागर झील तेलंगाना में है आज की तारीख में, और ये आर्टिफिशियल लेक है। इस आर्टिफिशियल लेक से वहाँ के लोगों को पानी प्राप्त होता है। तो ये आर्टिफिशियल लेक जानबूझकर बनाई गई थी ताकि वहाँ के लोगों के लिए पानी इत्यादि की व्यवस्था की जा सके। तो पहले राजाओं ने इसे हुसैन सागर झील का निर्माण करवाया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा के निम्न संसाधनों को ऊर्जा उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए इस समय भारत ऊर्जा के क्षेत्र में, विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया है। भारत टॉप 4th रैंक पर पहुंच गया है रिन्यूएबल एनर्जी में। चाइना नंबर 1 पर है इस समय रिन्यूएबल एनर्जी में। और इस रिन्यूएबल एनर्जी का लगभग भारत में जितना प्रोडक्शन, जितना उत्पादन हो रहा है, जितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है भारत की, उस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगभग 4.25 लाख मेगावाट, इतनी हमारी इस समय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। तो उस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का लगभग 40% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त कर रहे हैं। और उस रिन्यूएबल एनर्जी में भी पवन ऊर्जा का स्थान नंबर 1 पर है। आज भारत 70,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ सौर उत्पादन में भारत बहुत अच्छी पोजीशन पे, विश्व में आज 3रे स्थान पर आ चुका है सोलर एनर्जी के मामले में। तो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 पर, भारत में नंबर 1 स्थान पर अगर कोई राज्य है तो वो है राजस्थान। राजस्थान सोलर एनर्जी में नंबर 1 पर है क्योंकि वहाँ पर भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भादला नाम से स्थापित है, जो कि शायद जोधपुर के आसपास है। उस भादला 14,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और उसकी कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2245 मेगावाट है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। इस तरह से भारत पवन ऊर्जा के मामले में नंबर 1 पर है। सौर ऊर्जा के मामले में नंबर 1 पर है, पवन ऊर्जा नहीं, सोलर एनर्जी में नंबर 1 पर है। और पवन ऊर्जा के मामले में फिर सेकंड नंबर पे आता है क्योंकि भारत में कुल 44,000 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन होता है। और पवन ऊर्जा में नंबर 1 पर कौन है? तो गुजरात है नंबर 1 पर। लेकिन पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट तमिलनाडु में मुप्पंडल नाम से। तो सबसे बड़ा, अगर पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट पूछें तो तमिलनाडु में मुप्पंडल, लेकिन सबसे नंबर 1 राज्य है गुजरात। सोलर एनर्जी में पूछें तो नंबर 1 राज्य है राजस्थान और सबसे बड़ा प्लांट है भादला सोलर पावर प्लांट, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्लांट है। और जल विद्युत, यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, रिन्यूएबल एनर्जी में केवल वो जल विद्युत परियोजनाएं आती हैं जिनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 25 या इससे कम मेगावाट की होती है, उनको ही काउंट किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी में। और इससे अधिक मेगावाट वाली जो एनर्जी होती हैं उनको रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट नहीं करते। वो
नॉन फॉसिल एनर्जी में काउंट की जाती हैं, लेकिन ना वो रिन्यूएबल हैं ना नॉन रिन्यूएबल हैं। क्योंकि जल से एनर्जी उत्पन्न करने के बाद जल नष्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे रिन्यूएबल में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि उससे पर्यावरण को नुकसान होता है। बड़े बांध बनाने से बहुत बड़े जंगल उजड़ जाते हैं, लोगों के घर वहाँ से रिहेबिलिटेट करना पड़ता है, पर्यावरण को हानि होती है, इसलिए उसे रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट नहीं किया जाता। अगर रिन्यूएबल एनर्जी में उसको काउंट किया जाए तो फिर नंबर 2 पर जल विद्युत आ जाएगी, लेकिन चूंकि नहीं किया जाता, केवल छोटी परियोजनाओं को काउंट किया जाता है, तो छोटी परियोजनाओं से भारत में केवल 5000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इसलिए जल विद्युत 5000 के साथ नीचे आ जाएगा। बायोगैस से उत्पादित होने वाली एनर्जी लगभग 10,000 मेगावाट है, तो इसलिए नंबर 1 पर होगा सोलर एनर्जी, इसका नंबर 1 स्थान परीक्षा में ध्यान रखेंगे। सोलर एनर्जी भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। नंबर 2 पर पवन ऊर्जा होगी, जिसका 44,000 मेगावाट उत्पादन है। सोलर एनर्जी लगभग 70,000 मेगावाट उत्पादन है। जल विद्युत यानी छोटी जल परियोजनाएं जो नवीकरणीय ऊर्जा में यानी रिन्यूएबल एनर्जी में आती हैं, इनसे 5,000 मेगावाट, बायोगैस से 10,000 मेगावाट। तो 10,000 के साथ ये तीसरे नंबर पर आ गया और ये आ गया चौथे नंबर पर। तो सही आंसर हो गया 2, 1, 4, 3। क्लियर है विद्यार्थियों? अगली बात करते हैं हम। अगला देखेंगे प्रश्न, भारत के 3 शीर्ष कोयला उत्पादक राज्यों के समूह को पहचानिए। तो 3 शीर्ष कोयला उत्पादक, तो सबसे पहले भारत में कुल कोयला उत्पादन कितना होता है? विद्यार्थियों, कुल कोयला उत्पादन भारत में आज की तारीख में होता है 1000, लगभग 1000 मिलियन टन कोयला उत्पादित किया जाता है भारत में। इसके साथ ही भारत आज पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है कोयला उत्पादन के मामले में, 1000 मिलियन टन। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये विद्यार्थियों, ये जो आंकड़े बता रहा हूँ ये 23-24 के आंकड़े हैं, लेटेस्ट आंकड़े हैं। तो इनके अनुसार अब बात आती है कि सबसे नंबर 1 पर कौन? तो झारखंड पहले स्थान पर है, जो भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 24% उत्पादित करता है। सेकंड नंबर पर उड़ीसा है और थर्ड नंबर पर छत्तीसगढ़ है। तो सही आंसर है सी, ये सही आंसर होगा, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इस प्रकार भारत 1000 मिलियन टन कोयला उत्पादन के साथ विश्व में लगभग दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। तो सही आंसर विद्यार्थियों झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यही सही आंसर है। अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए कौन सी नदी घाटी भारत में कोयला रिजर्वायर के बारे में या कोयले के भंडार रखने के मामले में नंबर 1 पर है, तो वो है दामोदर वैली। दामोदर वैली में भारत के सबसे ज़्यादा कोयला रिजर्व हैं। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? विद्यार्थियों, 4 जो पेट्रोलियम उत्पादक राज्य आपके सामने लिखे हुए हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और असम। यहाँ देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, केवल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य लिखा है। अब अगर केवल पेट्रोलियम उत्पादक, तो यहाँ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पेट्रोल उत्पादन 2 जगह होता है, ऑफशोर और ऑनशोर। ऑनशोर कहने का मतलब है टेरेस्ट्रियल एरिया में, ऑफशोर कहने का मतलब है समुद्र में। अगर परीक्षा में ये प्रश्न आए कि सबसे ज़्यादा ऑनशोर उत्पादन कहाँ होता है, तो ऑनशोर उत्पादन भारत में राजस्थान में होता है सबसे ज़्यादा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, लेकिन वो ऑनशोर उत्पादन है। अगर ये पूछा जाए ऑफशोर उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होता है बॉम्बे हाई में। बॉम्बे हाई कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसलिए जैसा प्रश्न आए वैसा जवाब देना। और केवल इतना प्रश्न आए भारत का सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक राज्य, तो आप राजस्थान लिख दीजिएगा। लेकिन राजस्थान ऑनशोर पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है, ऑफशोर में महाराष्ट्र नंबर 1 पर आता है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में अगर आप व्यवस्थित करेंगे तो विद्यार्थियों देखिए, मैकाल श्रेणी, जैसा कि आप जानते हैं, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, अमरकंटक के पहाड़ियों पर ही मैकाल श्रेणी है। तो ये सतपुड़ा पर्वत का एक भाग है मैकाल, वहीं से नर्मदा नदी निकलती है। तो ये हो गया भारत के मध्य में। अगला है नल्लामलाई। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये क्षेत्र में पाया जाएगा नल्लामलाई, तो इसलिए ये सेकंड नंबर पे आ गई। नीलगिरी अगर आप जाएंगे तो निचले भागों में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और उसके नीचे आपका केरला,
इन सबको टच करती है नीलगिरी। तो नीलगिरी नल्ला मलाई के नीचे आ जाएगी और इलायची सबसे नीचे केरला में। ये इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो सबसे नीचे की जो आपकी पहाड़ी है उसमें जो अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि सबसे दक्षिण में पाई जाने वाली सबसे दक्षिण में पाई जाने वाली कौन सी पहाड़ी है, तो वो है अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई के ऊपर है इलायची की पहाड़ियाँ और उसके ऊपर है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो अनायमुड़ी बोलते हैं। अनायमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ी पर है। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। अन्नामलाई पहाड़ी का ही जो भाग नीचे की तरफ गया है वो कहलाता है इलायची की पहाड़ी, और जो भाग पूर्व की तरफ गया है यानी तमिलनाडु की तरफ वो कहलाती हैं पालनी की पहाड़ियाँ, और इलायची के निचले भाग में ही अगस्त मलाई की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो विद्यार्थियों ये चारों का क्रम होगा, नंबर 1 मैकाल, नंबर 2 नल्ला मलाई, नंबर 3 नीलगिरी और नंबर 4 इलायची। तो 1 2 3 4 यही आंसर सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है? सोलर एनर्जी के मामले में नंबर 1 पर मैंने आपको बताया कौन सा है, राजस्थान नंबर 1 पर आता है, क्योंकि सोलर एनर्जी में जैसा मैंने कहा कि भादला जो प्रोजेक्ट है, भादला परियोजना है सोलर पावर प्लांट की, वो विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। 2245 मेगावाट के साथ 14,000 एकड़ में फैली परियोजना है। ये बहुत बड़ी परियोजना है, इसलिए इन चारों में अगर सोलर एनर्जी की बात की जाए तो राजस्थान नंबर 1 पर हो। वैसे भी आप जानते हो सोलर एनर्जी डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश से संबंधित है, तो सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश या सबसे ज़्यादा गर्मी राजस्थान में ही होती है, विशेष रूप से थार मरुस्थल में। तो ये थार मरुस्थल में ही ये भादला पावर प्लांट है। तो इस तरह से हमने देखा भादला सोलर पावर प्लांट राजस्थान में है जो विश्व का सबसे बड़ा है, इसलिए भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य भी राजस्थान है नंबर 1 पर। निम्न स्थल आकृतियों को उनके जनक स्रोतों के साथ सुमेलित कीजिए। यू आकार की घाटी, विद्यार्थियों यू आकार की घाटी हिमानी बनाती हैं, ग्लेशियर बनाते हैं, और यहीं अगर वी शेप्ड वैली पूछा जाए, वी आकार की घाटी, तो नदियां बनाती हैं। क्योंकि नदियां वर्टिकल इरोजन ज़्यादा करती हैं, इसीलिए वो वी शेप्ड वैली बनाती हैं। लेकिन हिमानी वर्टिकल के साथ साथ लेटरल इरोजन भी करती हैं, यानी साइड से भी खुरचती हैं, इसलिए यू शेप्ड वैली बन जाती है। तो यू शेप्ड वैली के लिए हिमानी जिम्मेदार हैं। और मेआंडर माने होता है एक प्रकार से नदियों द्वारा बनाई गई एस शेप्ड वैली, जिसमें नदियां ऐसे ऐसे करके एस शेप्ड वैली, एस जैसी आकृति बनाकर आगे बढ़ती हैं, उसे मेआंडर कहते हैं। तो ये काम नदियों द्वारा किया जाता है। लेगून झीलें हैं, लेगून झील का निर्माण समुद्र के तलछटों के जमने से होता है, इसलिए इसका संबंध समुद्र से है। और प्लाया झील रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती हैं, इसलिए इनका संबंध पवन से है। पवनों द्वारा कुछ क्षेत्रों में गड्ढा टाइप का बना दिया जाता है, वहाँ से रेत को उड़ा दिया जाता है, वहाँ गड्ढा बन जाता है, और वहीं बाद में पानी भर जाता है, तो उससे बनी झीलों को हम प्लाया लेक कहते हैं। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी प्लाया लेक चाड झील है, सूडान में सबसे बड़ी प्लाया लेक है। और भारत में अगर प्लाया की बात करेंगे तो सांभर झील इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और ये झीलें खारे पानी की होती हैं, जैसे भारत में सांभर झील खारे पानी की है और वहाँ नमक उत्पादन भी किया जाता है। तो इसलिए ये चारों कौन कौन सी आकृतियाँ बनाती हैं, किससे संबंधित स्थल आकृतियाँ, इसके बारे में हमने जान लिया। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारत की मानक समय रेखा, देशांतर रेखा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बताती है 82.5 डिग्री वाला, वो 82.5 डिग्री वाली रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इन पूरे भारत का मैप बनाएं और मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों के बीच का अगर आप टाइम बोलेंगे, इन रेखाओं को बनाएंगे, तो एक भारत का आपको नक्शा बना लीजिए। आप भारत का मैप बनाएंगे। सपोज अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं तो विद्यार्थियों ये इंडिया का मैप हो गया। अगर मैं इस इंडिया का मैप बनाऊं और यहां से हम कर्क रेखा गुजार दें एक, और
ऊपर से हम मानक समय रेखा गुजार दें, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटती हैं इस पॉइंट को ही हम कहेंगे, इस प्रश्न में यही पूछा गया है आपसे, तो ये पॉइंट वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। इस तरह से विद्यार्थियों ये इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो मानक समय रेखा कहाँ काट रही है? छत्तीसगढ़ में। तो कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। यहाँ एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, ये दोनों ही रेखाएं किन राज्यों से गुजरती हैं? मानक समय रेखा और कर्क रेखा, ये दोनों किन राज्यों से गुजरती हैं? दोनों एक साथ, तो दो ही राज्य हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों रेखाएं पाई जाती हैं। बाकी किसी भी राज्य में ये दोनों रेखाएं एक साथ नहीं मिलेंगी, कोई एक हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती। इसलिए अगला प्रश्न ये भी आप लोग याद रखेंगे। भारत के उत्तरी एवं दक्षिणी छोर को जोड़ने वाली रेखा, उत्तरी एवं दक्षिणी सिरे को जोड़ने वाली रेखा, और आगे क्या लिखा हुआ है? पूर्व एवं पश्चिमी सिरों को जोड़ने वाली रेखा। देखिए भारत का मैप बनाइए आप फिर से। अगर मैं ये भारत का मैप समझूं तो इसमें आपको क्या बताना है कि भारत का पूर्वी एवं पश्चिमी सिरा, भारत का पूर्वी सिरा हम जानते हैं कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, किबिथू के नाम से जाना जाता है। और इधर गौहर माता, इन दोनों को जोड़ते हुए लाइन खींच दी हमने। इसी तरह से क्या करना है हमें? उत्तरी जो सिरा है भारत का, उत्तरी सिरा को हमें किससे जोड़ना है? उत्तरी सिरा को जोड़ना है दक्षिणी सिरे से। दक्षिणी सिरे मतलब कैप कैमोरिन जो कन्याकुमारी में है, और उत्तरी सिरा जिसे हम बोलते हैं इंदिरा कोल, इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। इसको आगे खींचिए और ये लाइन, तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करती हैं ये आता है राजस्थान में। राजस्थान में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो विद्यार्थियों यही इस प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न की मंशा यही है। और ये दोनों ही रेखाएं एक साथ दो राज्यों में पाई जाती हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश। आप देखिए, मैं आपको और अच्छे से समझाऊं तो ये भारत का मैप है। यहाँ इस बिंदु को गौहर माता कहते हैं। इस बिंदु से आगे बढ़ेंगे आप तो ये जो पोरबंदर के पास है गौहर माता, यहाँ से शुरू करके ये पूरी लाइन खींचेंगे और सबसे लास्ट में इस स्थान पर किबिथू आएगा। ऊपर इंदिरा कॉल होगा, इंदिरा कॉल से नीचे लाइन खींचिए सीधी, और कहाँ मिलाना है आपको? कैप कैमोरिन तक, कन्याकुमारी के पास। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां काटती हैं वो ये स्थान है, ये राजस्थान का स्थान, यहां पर काटती हैं। इस प्रकार ये रेखा राजस्थान से भी गुजरेगी और मध्य प्रदेश से भी गुजरेगी। ठीक इसी प्रकार इधर से जाने वाली जो रेखा है वो भी राजस्थान से भी जाएगी और मध्य प्रदेश से भी जाएगी। बस इस तरह से आपको याद रखना है विद्यार्थियों। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, देखिए, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों एवं जिलों से होकर गुजरती है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो इस मैप पर आप देखिए, इस मैप पर कर्क रेखा, ये जो यहाँ से आप शुरू करेंगे कर्क रेखा को गुजरात से, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इस तरह से ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो विद्यार्थियों 44 जिलों से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा। और इन 44 जिलों में से सबसे ज़्यादा किस राज्य के जिलों से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। इस तरह से इससे जुड़े हुए ये 3-4 प्रश्न हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो मैंने क्या कहा कि विद्यार्थियों कर्क रेखा भारत में 7 राज्य और 7 राज्यों से, 8 राज्यों से और 44 जिलों से होकर गुजरती है। तो उनमें से भी मध्य प्रदेश के 14 जिले सर्वाधिक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उनसे संबंधित स्थल आकृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो वो स्थल आकृतियां कौन कौन सी हैं? काल्डेरा, काल्डेरा का संबंध, जब क्रेटर का मुंह ज़्यादा चौड़ा हो जाए तो उसे काल्डेरा कहते हैं, ये ज्वालामुखी से संबंधित है। इस प्रकार काल्डेरा का संबंध ज्वालामुखी से है। कार्डिलेरा पर्वतों का
विभिन्न प्रकार के पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत समूह, पर्वत जो तंत्र हैं अथवा पर्वत श्रेणी आपकी सीरीज़ हैं, इन सब प्रकार के पर्वतों का समूह जहाँ पाया जाता है उसे कार्डिलेरा कहते हैं। तो कार्डिलेरा का सीधा संबंध पर्वतों से होता है। फ्योर्ड विद्यार्थियों, फ्योर्ड शब्द है, ये फ्योर्ड हिमानियों से रिलेटेड है। जब हिमानी समुद्र के निकट होती हैं तो हिमानियों के बीच बीच में समुद्र का पानी भर जाता है, ऐसी आकृतियों को फ्योर्ड कहते हैं। तो इनका संबंध हिमानी से है। और मेसा ये पठारों का वो भाग है जो टेबल नुमा स्ट्रक्चर होता है। जब पठार ऊपर से काफ़ी छट जाते हैं तो सीधे फ्लैट मैदान टेबल जैसे बन जाते हैं, उनको मेसा कहते हैं। मेसा को ऐसे याद रखेंगे, मेसा मीन्स मेज, मेज, मेज माने टेबल। तो ये मेसा आकृति पठारों से संबंधित है। पठारों का एक प्रकार से छटा हुआ भाग, अपर्दित भाग मेसा कहलाता है। इस तरह से ये चारों आकृतियाँ किस किस से संबंधित हैं आपने इसको समझ लिया होगा विद्यार्थियों। और अब लास्ट प्रश्न है आपका, अरेंज फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर रिलेवेंट लैंडफॉर्म्स। ये जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं इनको कौन कौन से उससे रिलेटेड हैं तो पढ़ लिया, उसी का इंग्लिश वर्जन है। तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो गया है आज का सेशन। तो मैंने आपको आज जितने 19 प्रश्न बताए हैं इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे तो बहुत कुछ आपका ज्योग्राफी में तैयार हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिए। आप कुछ और चाहिए तो बताइए, मैं और ज़्यादा प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँगा। जय हिंद।